यूपी के अमरोहा में मंचले को युवती ने जमकर धुना। युक्त मंचले को सड़क पर गिराकर फिल्म स्टाइल में पीटा गया। वहीं मंचले को पीटते हुए युवती सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंचले ने युवती के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ की थी। यूपी के बिजनौर से ट्रेन से कटकर एक हाथी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी के शव को पोस्टमार्टम करने में जुटी है। वहीं मृतक हाथी की उम्र 25 साल से अधिक बताई जा रही है। यूपी के हमीरपुर में जीएसटी टीम का सुमेरपुर की 2 फैक्ट्रियों में छापा हुआ। लखनऊ से आई डीजीजीआई टीम ने रिमझिम इस्पात और जूही फैक्ट्री में छापा मारा। देर रात लखनऊ से 10 गाड़ियों में आई टीम की लगातार जांच पड़ताल जारी है। यूपी के बिजनौर के नूरपुर इलाके में एक टीचर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसके बाद घर में ही उसके शव मिला। आपको बता दें, थाना नूरपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम धौलागढ़ में घर के अंदर मिले शव को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा जांच कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज लगभग जो है 8:30 बजे थाना नूरपुर को सूचना प्राप्त हुई। ये पवन कुमार जी हैं, धौलागढ़ के रहने वाले। ये अपने बाथरूम में जो है मृत अवस्था में मिले हैं जो है, और इनके जो परिवार में है, इनकी पत्नी और इनके बच्चे हैं। दोनों लोग कल शादी में गए हुए थे मुरादाबाद। रात में ये लोग लौट के आए लगभग 3:30-4 बजे, और इन लोगों ने देखा कि ये बाथरूम में जो है मृत अवस्था में पड़े हुए थे। इनके सर पे 2 चोटों के निशान भी हैं जो है। इसमें फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर आ रहा है। हम इसके साथ अधिकारीगणों के साथ मौके के इसका सभी लोग निरीक्षण किए हैं और इसकी सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। मृत्यु का क्या कारण है, चोट जो आई है शरीर में किन कारणों से आई है, इसके संबंध में मृत्यु का सही कारण जानने के लिए 100 का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद इसकी स्पष्ट होगी कि मृत्यु किन कारणों से हुई है। उसके बाद इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। आयशर कैंटर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर बैठी महिला के हाथ से बच्चा उछलकर गिरकर कुचलकर उसकी मौत हो गई। भीषण सड़क हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वही पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दिलशाद, क्या हादसा हुआ, कहाँ हुआ है? ये दोनों, एक कैंटीनर था और एक मोटरसाइकिल थी बाइक। तो वो मतलब ये कि मुरादाबाद से आ रही, रामपुर जा रही थी। तो बाइक वाले ने मतलब बचाने की कोशिश करी तो कैंटर वाले ने ठोक दिया उनको। कहाँ का मामला है? ये बाजार वाले पुल का मामला कलपतपुर जी। अच्छा, किसी का एक्सपायर भी हो गए? एक बच्ची की मौत हो गई। क्या लोग थे मोटरसाइकिल पर? 4 बंदे। अब कहाँ लेकर गए इन्हें? चलाने वाला ज़्यादा गंभीर है, चलाने वाला मुरादाबाद है। अच्छा, बच्चे को कहाँ ले गए? बच्चे को मोटरसाइकिल में ले गए। अच्छा, दोनों वाहन कहाँ हैं अब? दोनों वाहन थाने में। पुलिस आई थी मौके पर? मौके पुलिस आ गई। सुल्तानपुर पट्टी राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरकरा में 1 महीने से कक्षा 1 से 5 तक के 35 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 1 शिक्षक है। विद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी को देखते हुए ग्राम सरकरा के पूर्व प्रधान जाहिद हुसैन ने बुधवार को राष्ट्रीय प्रावधालय विद्यालय सरकरा का निरीक्षण किया। विद्यालय में 35 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, और एक टीचर हमारे जो चले गए हैं, तो उनकी जगह जो है कमरू जम्मू आने वाले थे इस्लामनगर बाजपुर से। अभी तक कोई नहीं आया। 1 महीना हो गया। 1 महीने से मैं अकेला परेशान हो रहा हूँ। इतने मेरे साथ बच्चे हैं, मेरे दुनिया भर के काम है मेरे को ना। ये डांट भी देना है, स्कूल के भी साफ सफाई भी करवानी है, ये भी है, तो दुनिया भर के काम बचता हूँ। तो अकेला मुझे एक चीज़ की मांग की आवश्यकता है। मैंने विभाग में जो अपने कैब बता रखा है, मैंने एप्लीकेशन दे रखा है विभाग को भी, इसलिए जो है मुझे एक चीज़ की आवश्यकता है। कहना चाहेंगे? मैं पूर्व प्रधान हूँ सरकला से। ये सरकला में स्कूल है हमारे प्राइमरी। इसमें जो है काफ़ी समय से, महीने भर से एक ही टीचर इसमें रह रहे हैं। वही प्रिंसिपल है, वही बच्चों को पढ़ाते हैं, वही सारे ऑफिस के काम देखते हैं। मैंने खुद जाकर निरीक्षण कराया वहाँ पे, तो एक टीचर ने क्या कर पाएंगे वो? बड़ी स्कूल में काफ़ी ऑफिस के भी काम होते हैं, सफाई के भी होते हैं, भोजन में इनके बच्चों के लिए खाना भी टीचर व्यवस्था करवाता है। तो इसमें बड़ी समस्या आ रही है। मैंने वहाँ की प्रिंसिपल से बात करी तो उन्होंने भी कहा साहब 1 जना हूँ मैं, 1 जना क्या कर सकता है इसमें, या तो एक टीचर की व्यवस्था कर जाए। मैंने अपने विभाग को भी दे रखा है, तो इसलिए तो हमारा कहना ये है खाली एक टीचर की व्यवस्था हो जाए जिससे हमारा स्कूल बढ़िया है। खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है। बता दें, जहां बुधवार को कुछ युवकों ने एक लॉ छात्र गुरप्रीत सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बाजार में लॉ छात्र की कार पर दर्जन भर युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। यूपी के संभल में हिंसा के मामले में कमिश्नर अनंजय कुमार बोले, संभल में पूरी तरह शांति का माहौल है। मस्जिद के एरिया को छोड़कर सभी जगह खुली हैं। दुकान बलवाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लोगों को उकसाने में माननीय सपा सांसद और माननीय विधायक के बेटे का नाम भी है। FIR में नाम जाँच के आधार पर कार्रवाई होगी। संभल में जो कल हिंसा हुई है, अभी फिलहाल क्या
अभी संभल में स्थिति एकदम शांत है। दुकानें भी खुली हुई हैं। जिस जगह पे मेन ये सारी उपद्रव हुए उस जगह पे अभी कुछ हल्का दुकानें बंद है, पर बाकी सारी बाहर स्थिति नॉर्मल है। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी कोई किसी तरीके का कोई अब तनाव भी नहीं है। सब जगह पुलिस की मौजूदगी है और एकदम स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य होती जा रही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अब लगातार सामान्य ही होती जाएगी। तो अभी सब कुछ ठीक है। सर अभी जो एफआईआर हुई है नामजद, उसमें धाराएं लग चुकी हैं, तो इसके अलावा भी कोई कार्रवाई की जाएगी अलग से एनएसए की? देखिए, इसमें जो जिस तरीके से पुलिस को साक्ष्य मिल रहे हैं उसमें के अनुरूप हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसमें अभी तक कई सारे एफआईआर हो चुके हैं, आगे भी होने की संभावना है। उसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं उनको भी इसको उकसाने के लिए इस पूरे उपद्रव को, जो माननीय विधायक है उनके पुत्र को इसके उकसाने के उसमें आरोप में आरोपित किया गया है। और आगे अभी जांच चल रही है, सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अनायास ही की गई कार्रवाई थी कि मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में दूसरी बार ये सर्वे होने जा रहा था। कोर्ट में सबको अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध था। अगर उस कोर्ट में नहीं तो उसके ऊपर भी अदालतें उस जगह पे बात करने का अवसर उपलब्ध था। इसके बावजूद चुना गया कि इस तरीके की हरकत की जाए जिससे वहाँ का माहौल बिगड़े। इसमें किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और आगे जैसी परिस्थितियां बनती जाएगी, जांच आती जाएगी। यहाँ तक कि हम उनके ऊपर भी नज़र बनाए हुए हैं जो इस मामले में अफवाह फैला रहे हैं। अभी एक वीडियो हमें मिला जिसमें इन जो उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगाई, उससे जो उठते धुएं को एक अलग एंगल से लेके मस्जिद के और वहाँ पे धुएं के तौर पे दिखाया जा रहा है। उन सब पे हमारी नज़र है। वहाँ पर मुंह बांध के लोग आए थे, उसके बावजूद अलग अलग सीसीटीवी कैमरों से हम उसका परीक्षण करा रहे हैं। मस्जिद पर पथराव करके मस्जिद को क्षति पहुंचाने की कोशिश करने वाले को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। इन सारे मामलों में जहां जहां भी उकसावे की बात आएगी वहां पे हम कार्रवाई करेंगे। सर अभी तक कितनी डेथ हुई है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें गोली लगने की बात है तमंचे से, उस पर आपका निस्संदेह जो अभी तक चार डेथ कंफर्म हुई हैं, चारों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। तो इसमें हम इसकी पड़ताल भी आगे होगी। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं, तो मैजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी और उसमें हर एक की भूमिका उसमें आएगी। और इसमें जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएंगे, जैसा मैंने कहा, कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें एनएसए लगाने तक का भी प्रावधान है और उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। सर आगे उस एरिया की जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि आगे भी सर्वे हुआ, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी थी, पहले भी थी, अभी भी है। नए लड़कों को उकसा के ये काम करवाया गया है क्योंकि इस बात की ज़रूरत थी नहीं कहीं से भी। न तो ये जो लोग वहाँ इकट्ठे थे, न तो ये स्टूडेंट है, न तो किसान है, न तो किसी तरीके ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं था। केवल सर्वे किया जा रहा था मस्जिद का और सर्वे का मतलब इंस्पेक्शन है। ये भी नहीं कि कोई चीज़ तोड़ी या कोई चीज़ खोली या ऐसी कोई भी चीज़ हो रही थी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अदालत का आदेश था। हमारा काम केवल सुरक्षा मुहैया कराना था, वो काम हम कर रहे थे। पुलिस से भिड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग एंगल से इस चीज़ को रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस बात का जवाब वो नहीं दे पा रहे कि वहाँ लोग इकट्ठे किस लिए हुए। नई उम्र के लड़के किस लिए इकट्ठे हुए, कोई बुजुर्ग वहाँ क्यों नहीं था उनको कंट्रोल का। अगर आना भी था तो बुजुर्गवार जो हर बार वहाँ नमाज पढ़ने आते, वो क्यों नहीं आए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, मुंह बांध के आए थे। तो क्या करने आए थे मुंह बांध के? फिर उन लोगों ने बिना उकसावे की सारी कार्रवाइयाँ की और अनायास तौर पर कई सारी चीज़ों को जोड़कर उस पर चीज़ें चलाई जा रही हैं, थ्योरीज बनाई जा रही हैं। बहुत स्पष्ट है कि जो लोग इसमें फ्यूलिंग करने का काम करेंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आगे मुझे लगता है कि सबको ये बात धीरे-धीरे समझ में आ रही है कि ये बेवजह हुआ। हम लोग भी बातचीत में हैं सभी लोगों से, सभी पक्षों से प्रयास भी कर रहे हैं और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो लड़के वहाँ पर इस पथराव में शामिल थे, उनमें से ज़्यादातर की उम्र पढ़ने की है। बहुत सारे लोगों की अपने जॉब करने की है और उसमें से कई सारे कुछ न कुछ काम धंधा कर भी रहे थे। अपना काम धंधा छोड़ के इस तरीके की चीज़ों में, गतिविधियों में संलग्न होना
वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अफसोस है जो जिसमें अनायास कुछ लोगों के उकसावे में आकर डेथ भी हुई, घायल भी लोग हुए, और ये दोबारा इस तरीके की चीज़ें न हो, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके की इस तरीके की चीज़ दोबारा ना होने पाए। दिल्ली में अजमेर दरगाह केस मामले पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरगाह पिछले 800 सालों से यही है। नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते हैं। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये हिंदू मंदिर था, अपील कोर्ट ने दी। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया, फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ, फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा, कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। राजधानी दिल्ली में संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना होगी। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भैया जी क्या कहेंगे आप, आज पहला दिन आपका संसद में, क्या क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बीजेपी इंदिरा जी को याद किया आपने, इंदिरा जी को याद किया आपने, आज साड़ी भी आपकी जो है वो इंदिरा जी के साथ जो थी वैसी, आप इंदिरा जी को भी याद किया क्या आपने? आज मौजूद है प्रियंका जी, संविधान हाथ में लेकर यूपी के बांदा जिले में पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी दुर्गावती की मूर्ति का लोकार्पण किया। आपको बता दें, बांदा दौरे पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज गेट के सामने मूर्ति का लोकार्पण किया और जनता को भी संबोधित किया।